हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 15 अनुराधा के पार्ट 2 के बारे में। ओके, तो अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था लास्ट में कि जो विजय है उसकी तबीयत जो है वो ज़्यादा ही बिगड़ चुकी है। ओके, फिर अभी आगे देखते हैं। और विदाई की घड़ी भी सामने आ गई थी, यानी कि विजय की मृत्यु अभी निश्चित थी। गोल काली रात्रि थी, बिजली गुल थी। विजय के पास अकेली मैं बैठी थी। आज सुबह से ही अचेत विजय के गले से घर घर की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। बाबूजी विजय की हालत देखकर शाम को ही अजय को लीवा लेने शहर चले गए थे। यानी कि अब सबको पता चल गया कि अभी इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो बाबूजी भी उसके छोटे भाई अजय को लेने के लिए शहर चले गए, उसको बताने के लिए। क्रमशः विजय के कंठ से घर घर की ध्वनि क्षीण होते होते बंद हो गई। मैंने उनके मुंह के पास कान सटाकर सुना, उनकी छाती पर सिर रखकर सुना, उनकी पतली कलाइयों को थाम कर सुना। सभी मौन थे। तब मैं रोना चाह रही थी, चीख चीख कर रोना चाह रही थी। विजय के जाते ही मैं जैसे भार मुक्त हो उठी थी, भय मुक्त थी। मेरे कंठ में बहुत दिनों से जो रुलाई अटकी पड़ी थी वो आज भी मुक्त होना चाह रही थी। यानी कि अभी विजय मृत्यु पाम चुका है और वो अनु जो है वो खूब रोना चाह रही है। लेकिन मैं विजय की लाश को वहीं छोड़ लंबा आंगन और चौड़ा बरामदा पार कर अम्मा के कमरे के पास गई और बाहर से आवाज़ दी, अम्मा जी देखिए, ज़रा चल कर देखिए। अम्मा जी शायद जगी हुई बैठी थी। क्या हुआ, चला गया विजय? अम्मा जी की आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी, प्रेत ध्वनि की भांति सन्नाटे भरी। पर जब समय को लकवा मार जाता है तब सन्नाटा स्वयं चिल्लाने लगता है। अम्मा भी भीतर से ज़रूर चीख रही होंगी। आगे आगे मैं चली और पीछे पीछे अम्मा। अम्मा ने पास जाकर विजय की नब्ज़ टटोली। धड़कने आंकी और देह को छुआ और लंबी सांस लेकर कहा कि चला गया, मानो प्रेत बोले। अम्मा ने स्थिर स्वर में मुझे आदेश दिया कि उसकी छाती पर गिरकर रोना नहीं दुल्हन, बच्चों को मिर्गी के दौरे आएंगे। जो चला गया सो चला गया, उसे तो सहजना होगा ना जो बच गया है। अम्मा शायद होने वाले बच्चे के लिए चिंतित थी, पर मैं क्या बची हुई ना थी। मुझे सहजने की चिंता किसी को नहीं थी। सवेरे अजय आए अपनी पत्नी करुणा और बाबूजी के साथ। अन्य कोई नहीं था हमारे इर्द गिर्द। पड़ोसी तो दूर की बात, सगे संबंधी भी विजय की बीमारी की असलियत जानकर छोड़ गए थे। अंतिम संस्कार व अन्य क्रियाक्रम जैसे तैसे पूरे हुए, मगर इस सारे प्रकरण में मैं तटस्थ रही, मानो मैं तमाशा बिन हो उठी थी। भोगता तो भोगता करता भाव भी मुझसे कोसों दूर था, मगर हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ी मैंने हाथ लगाया। अंततः यह अभियान पूरा हुआ, लेकिन नहीं, अभी मैं बाकी थी। मैंने स्पष्ट सुना कि मुझे स्नान गृह का एकांत छोड़कर नहर जाकर खुले में स्नान करना होगा। हमारे घर के पिछवाड़े गांव के बाहर लगभग आधा किलोमीटर दूर नहर बहती थी। अम्मा जी और मैं उधर ही चल दिए। अम्मा जी के हाथ में सफ़ेद सी धोती थी जो विजय को उठाए जाने वाले कफन से ज़रा सी अलग थी, जो मुझे पहननी थी। नहर का रास्ता मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ एक बार नहर गई थी, आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व। तब नई नई ब्याही इस गांव में आई थी। ब्याह के चौथे दिन चौथारी नहाने की अपरंपरागत रस्म थी। रंगीन कपड़ों और दमकते गहनों में लिपटी सजी सवरे विजय भी खुश थे। यानी कि जब वो ब्याह कर आई थी तब वो परंपरागत रस्म पूरी करने के लिए एक बार नहर गई थी 4 साल पहले। तब वो पूरी तरह से गहनों में लिपटी थी, रंग बिरंगी कपड़े पहने थे। विजय भी खुश थे। उनके आसपास जो गांव की औरतें हैं वो भी सजी धजी थी और वो गाना गाते हैं ना, लगने वाला, वो गा रहे थे। यानी कि माहौल एकदम खुशनुमा था। मुझसे 10 कदम की, लेकिन आज क्या हो रहा है कि मुझसे 10 कदम की दूर पर अम्मा जी चली आ रही थी, मौन। आज की शाम में धरती से किरणों का सुनहला मज़म उठ चुका था। एक उदास काली माँ से वसुंधरा आविष्टित थी।
आकाश में उड़ते पंछियों का क्रमशः मौन होता कलरव विदा का शोक गीत गा रहा था। स्नान के बाद अब इधर सफ़ेद धोती में लपटे श्रृंगार विहीन एक वस्त्रा में घर लौटी तो जैसे एक दूसरी ही अनुराधा हो चुकी थी। फिर भी मेरे भीतर की अनु विजय और उसके साथ बिताए अतीत के क्षणों को पल पल अपने तृप्त निश्वास के रूप में मेरे सामने उछाल देती। घर लौटते लौटते राह की हवाओं में मेरे बाल लगभग सूख चुके थे और अब वो धीरे धीरे हवा में उड़ रहे थे। मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे के अस्तित्व में आ जाने की घोषणा के साथ अजय ने इस बात पर जोर दिया था कि अनु जो जिस लेडी डॉक्टर की देखरेख में अपना क्या बोलता है देखरेख में अपनी चेकअप करवा रही है, उसको ये बता देना चाहिए कि जब उसके पति HIV पॉजिटिव थे तब अनु के पेट में बच्चा रह गया था, तो क्या बच्चा भी संक्रमित हुआ तो नहीं, यानी अगर है तो उसका इलाज हो सके। लेकिन माँ और बाबूजी थे वो इसके सख्त खिलाफ होते हैं, क्योंकि अम्मा जी का ये कहना था कि अगर मान लो कि पॉजिटिव है भी तो क्या उसका इलाज संभव है, नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा कि खामखा टेंशन लेने का। तो फिर क्रोध में मैंने पाया कि अम्मा जी की तर्क में दम था। मैं ठीक तो आज भी नहीं जानती, लेकिन यदि एक बार किसी का HIV पॉजिटिव निकल आता है तो उसका इलाज हो पाता है या नहीं। किंतु ये बात मुझे भलीभांति मालूम थी कि जिस व्यक्ति का HIV पॉजिटिव हो वह सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में घृणा का पात्र बन जाता है। उस बात को मैंने विजय की बीमारी से अच्छी तरह अनुभव कर लिया था, यानी कि अनु को पता चल गया था कि अगर पॉजिटिव आता है रिपोर्ट तो समाज के लोग तो क्या, जो घर के लोग होते हैं वो भी आपके पास नहीं बैठते हैं। और विजय तो पुरुष थे, फिर भी उनको इतनी घृणा झेलनी पड़ी, तो मैं तो स्त्री हूँ, अगर मेरा पॉजिटिव आने की बात लोगों को पता चलेगी तो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो ये सब तो मैं बिल्कुल नहीं सह सकती। लेकिन मेरा क्या होता, मेरा आश्रय तो मेरा पिता गृह भी नहीं बनता, यानी कि मेरा जो पियर का घर है वहाँ भी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मेरा ब्याह करके मेरी विदाई करके मैंने उस घर को छोड़ दिया, तो अभी वो मेरा घर तो बन ही नहीं सकता है। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ विजय के घर में मैं अपना हक भी नहीं जता सकती, क्योंकि मैं दूसरे घर से आई बेटी हूँ। ठीक है, मैंने तो सामाजिक दायित्व और बंधनों के चलते विजय की देखभाल की, लेकिन मेरी देखभाल कौन करता। विजय की बीमारी के दौरान हम आर्थिक रूप से टूट चुके थे, अतः सुरक्षित प्रसव के लिए मुझे शहर में रखने का भारी खर्च उठा। सपने में बाबूजी असमर्थ थे, यानी कि जो विजय की बीमारी थी तब विजय की बीमारी के टाइम वो लोग विजय की बीमारी के टाइम उनको इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा कि अभी अनु की प्रसूति के लिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। यद्यपि विजय की मृत्यु के पश्चात हमारी हैसियत लखपति की थी, क्योंकि अब बीमा कंपनी दफ्तर आदि के द्वारा मृत्यु के विजय के आश्रितों के नाम लाखों रुपए दिए थे। दीनता की प्रतिमा बने बाबूजी प्रतिदिन 10 बजते न बजते खा पीकर घर से विजय के दफ्तर को निकलते और शाम ढले लौट आते, कभी निराश तो कभी दफ्तरों से मिले कल परसों के आश्वासनों के साथ। आज बाबूजी कुछ जल्दी लौटे थे और कुछ प्रसन्न दिख रहे थे। पता चला कि PF का एक चेक मिला है, हालांकि राशि कम थी, लेकिन बाबूजी को आश्वस्त करने के लिए काफ़ी थी। अब धीरे धीरे सब मिल जाएगा। बाबूजी ने बतलाया कि चेक मेरे नाम था और यह राशि मेरे बैंक के खाते में जा सकी, यानी कि चेक अनु के नाम था। और उन्होंने बताया कि अभी ये पैसे भी जो है वो सिर्फ अनु के खाते में जाएंगे, अनु को मिल सकते हैं। अब ये सुनकर अम्मा जी को अच्छा नहीं लगा, शायद इसलिए वो बात घुमाकर बोले कि अब कहो तो भला कैसे जाएगी ये बेचारी शहर। हद करती है सरकार भी, नए नए कानून पास कर देती है। 2-3 दिनों बाद मैं और बाबूजी टैक्सी में बैठकर शहर गए थे। बैंक के दरवाजे पर अजय खड़े थे और अभी सभी औपचारिकताएं पूरी करके बैंक में खाता खुल गया था। लेकिन ये खाता कौन सा था? संयुक्त खाता था, यानी कि अजय और अनु के नाम था, यानी संयुक्त खाता था। मेरे और अजय के नाम
सच कहूँ तो मुझे बुरा लगा था, इसलिए नहीं कि पैसे मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि मेरे सहज अधिकार को नकारा जा रहा था। तो अभी अनु क्या कह रही है कि मेरे और अजय के नाम खाता खुल गया, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि अभी मुझे पैसे मीन्स पैसों पे मेरा अधिकार नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन लेकिन उसके अनु के अधिकार को नकारा जा रहा था, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी, ऐसा उसको लगा। मुंह खोलकर तो मैंने कुछ नहीं कहा, पर बाबूजी मेरी आंखों में उभर आए सवाल को पढ़ पाए थे। उत्तर मिला था कि तुम बार बार शहर में आने से परेशान होगी, इसलिए अजय का नाम भी डलवा दिया ताकि पैसे निकालने में आसानी हो जाए। परेशानियां दूसरी भी थी कि पेट में बच्चा था और दिन प्रतिदिन संक्रमण का भय मुझे भी सता रहा था। मेरी देह का सत्व तो जैसे निचुड़ता जा रहा था। आलस्य की पीड़ा, बेचैनी और चिड़चिड़ेपन के भाव मेरे अंतस में स्थायी होते जा रहे थे। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती थी। एक मानसिक आरोग्यशाला में किसी मनोरोगी की भयावह मौत तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती। मुझे मुक्त होना ही होगा, अतीत से और अपने रोग से और अपने भय से।